प्यारे वेखन वालिओ ईवान सनत और तजारत गुजरांवाला दे ऑडिटोरीयम विच रेस्क्यू 1122 दे जेरे इहतमाम फायर फाइटर्स दा आलमी दिन बड़े धड़ल्ले दे नाल गज वज के ते मनाया गया। इस मौके ते चैंबर दे नायब सदर आदिल नदीम अंसारी होरां दी जेरे सदारत एक सैमीनार दा भी इनेकाद किया गया, जिदे उचेचे परौने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला मियाँ रिफत ज़िया सन। साहिबो पेश है तुहाडी खिदमत आलिया दे विच सैमीनार ते आगाही वाक बाबत तैयार करदा साडी ए तफसीली रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं 11/22 से तशरीफ़ लाई मेहमान टीम को अपनी और अरकान मजलिस आमला की तरफ से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तशरीफ़ लाने पे खुशामदीद कहता हूँ। मैं आप तमाम अहबाब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने बेहतरीन और अहम मौजू पर आगाही देने के लिए सेमिनार का इनेकाद गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में किया। मेहमानाने गरामी, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपने अरकान की मालूमात के इजाफे के लिए वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेमिनार्स और वर्कशॉप्स का अहतमाम करता रहता है ताकि नई और जदीद मालूमात के ज़रिए मेम्बरान अपने कारोबारी मामलात में बेहतरी ला सकें। आज का ये सेमिनार भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। आखिर में मैं एक बार फिर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने ग्रामी का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करते हुए गुजारिश करूँगा कि इस अहम और मालूमाती सेशन को आगे बढ़ाएँ ताकि हाज़रीन जिस मकसद के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो मकसद पूरा किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जौल हक साहब प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आदिल नदीम साहब वाइस प्रेसिडेंट और बुरहान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पे आज इस सेमिनार और ब्रीफिंग का अरेंज किया, और साथ तमाम मेम्बरान का और तमाम पार्टिसिपेंट्स के मशकूर हूँ कि वो टाइम निकाल कर इस सेमिनार में तशरीफ़ है। थैंक यू वेरी मच। आज 4 मई है और बैनुल-अक़वामी तौर पर ये फायर फाइटर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन का मकसद उन तमाम फायर फाइटर्स को खर्ज तहसीन पेश करना होता है जिन्होंने अपने जानों का नजराना लोगों की जाने माल को बचाने के लिए पेश किया होता है। अब रिसेंट एग्जांपल हमारे पास कराची की है। पिछले माह एक जब फैक्ट्री में आग लगी तो 4 फायर फाइटर्स की शहादत हुई, उसमें कोई 12 करीब लोग ज़ख्मी हुए। इससे पहले 2008 में गखड़ प्लाजा का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हमने देखा पाकिस्तान में, जिसमें 13 फायर फाइटर शहीद हुए, बहुत सारे ज़ख्मी हुए। अल्लाह ताला साहब के दर्जात बुलंद करे। अगर हम गुजरांवाला की बात करें, गुजरांवाला पंजाब का दूसरा बड़ा सनती शहर है। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में सनती यूनिट्स, फैक्ट्रियाँ, कारखाने और कमर्शल सेंटर्स हैं। इस लिहाज से यहाँ पर आग लगने के वाक़यात की रेशो भी बाकी ज़िलों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं सिर्फ 2022 की बात करूं तो 2022 में गुजरांवाला में 1377 आग लगने के वाक़यात पेश आए हैं। इसमें अगर हम देखें तो उसमें से 993 जो तकरीबन 72% बनते हैं वो सिर्फ गुजरांवाला सिटी के अंदर हैं। और अगर हम 1370 में से देखें तो 655 जो तकरीबन 50% बनते हैं वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स, फैक्ट्रियों, कारखानों और कमर्शियल सेंटर के अंदर आग लगने के वाक़यात हुए हैं, जो कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ी रेशो है। अगर आप उसके अंदर हम विक्टिम्स को देखें, जो प्रॉपर्टी लॉस को देखें, तो इस 1377 इंसिडेंट्स के अंदर 52 लोग मुतासर हुए, जिसमें से 26 को हमने मौके पर फर्स्ट एड दी, 19 लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया और 7 लोगों की डेथ हुई। जो रिसेंट में याद है, पिछली अलकरम फोम फैक्ट्री में आग लगी थी, वहाँ पे 2 लेबर्स की डेथ हो गई थी। और अगर हम प्रॉपर्टी लॉस की बात करें तो सिर्फ 2022 में 348 मिलियन का यहाँ पर लॉस हुआ है, जो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी फिगर है। और एक नंबर ऑफ इंसिडेंट्स को देखते हुए, इस प्रॉपर्टी लॉस की फिगर को देखते हुए मैं समझता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा इक़दाम करने की ज़रूरत है फायर सेफ्टी के हवाले से, ताकि हम अपनी फैक्ट्रीज़ को, अपने कारखानों को, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को और कमर्शियल सेंटर्स को महफूज बना सकें। नोट के सिलसिले में सिविल डिफेंस भी काम कर रहा है, रेस्क्यू 122 की टीम्स भी काम कर रही हैं, जो आप लोगों के साथ मिलके हम ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट, फायर फाइटिंग के हवाले से इमरजेंसी इवैक्यूएशन ड्रिल्स करवाते हैं, और सबसे बढ़कर हम सेफ्टी मेजर्स के लिए आपसे मिलकर काम करते हैं। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं फ़ख्र से ये कहना चाहूँगा, पिछले 1.5 साल में हमने इंडस्ट्री के मालिकान से मिलकर शहर के अंदर 200 से ज़्यादा हाइड्रेंट्स इंस्टॉल करवाए हैं, जो पंजाब में सबसे ज़्यादा हैं। अब किसी भी जगह अगर फायर का हादसा होता है तो ना सिर्फ उस फैक्ट्री में बल्कि करीब 1 किलोमीटर के अंदर हर जगह
3 से 4 ऐसे पॉइंट्स मौजूद होते हैं जहाँ से हम बड़ी जल्दी गाड़ियाँ फिल करके फायर फाइटिंग की मदद से आग को जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं। इंशाल्लाह इसका हम और बेहतर करेंगे। आज का जो मेन पर्पस था कि पूरी दुनिया में और पूरी पाकिस्तान में भी अब जो ज़मीन का जो वर्टिकल यूज़ है उसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। अब हाई राइज बिल्डिंग्स का कंसेप्ट आ रहा है और जिस तरह हाई राइज बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं चांसेस भी बढ़ते जा रहे हैं किसी भी हादसे की सूरत में प्रॉपर्टी लॉस और लाइफ लॉस ज़्यादा हो सकता है। कि जब आग लगती है तो किसी हाई राइज बिल्डिंग में लोगों के बाहर निकलने के चांसेस मुश्किल होते हैं, फायर फाइटिंग मुश्किल होती है और वहाँ से अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को बचाना है वो सैल्वेज ऑपरेशन करना भी मुश्किल होता है। इसी अगर हम गुजरांवाला में देखें, एक तो गुजरांवाला में 109 हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जिनकी हाइट 50 फीट या उससे ज़्यादा, हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने अप्रूव की है कि जो भी बिल्डिंग 50 फुट या उससे ज़्यादा ऊंची होगी उसको हम हाई राइज बिल्डिंग कहेंगे। तो उसमें 109 बिल्डिंग्स हैं जिसमें से 88 सर गुजरांवाला शहर के अंदर ही हैं, तकरीबन मोर देन 90% गुजरांवाला सिटी के अंदर हैं। और इन सब का हमने एक सर्वे किया था गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे और उसमें सिर्फ एक बिल्डिंग हमारी है जो ए कैटेगरी में है जिसमें तमाम सेफ्टी मेजर्स हैं। 10 हमारी बी कैटेगरी में है, 30 सी कैटेगरी में और 68 डी कैटेगरी में जिसको हम डेंजरस बिल्डिंग कह सकते हैं। नो डाउट हम सबके साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हम तमाम डी कैटेगरी की बिल्डिंग्स को कम से कम पहले मरहले में सी कैटेगरी में शिफ्ट कराएं ताकि हम उन बिल्डिंग को सेफ बनाया जा सके। इन्हीं बिल्डिंग्स को सेफ बनाने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने जो पंजाब असेंबली है 2021 में नवंबर 2021 में एक एक्ट पास किया जिसको पंजाब कम्युनिटी सेफ्टी एक्ट कहते हैं। उसके तहत पंजाब कम्युनिटी सेफ्टी बिल्डिंग रेगुलेशंस बने 2022 में जिसमें उन तमाम सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताया गया है जो हाई राइज बिल्डिंग्स में इंश्योर करनी है। तो जस्ट आपके साथ मैं उन को शेयर करूंगा। तो 9 वो चीज़ें हैं जो फायर सेफ्टी से रिलेटेड हैं जो हमने हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर और इवन हमने फैक्ट्रीज के अंदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स के अंदर भी उनको इंस्टॉल करवाना है। उनको ब्रीफली आपके साथ में शेयर करूंगा ताकि हम अपने शहर को महफूज बना सकें। उसमें सबसे पहले है एमरजेंसी स्टेयर केसेस कि अगर किसी भी हादसे की सूरत में बिल्डिंग से लोगों को जल्दी निकलने की ज़रूरत पड़े तो एमरजेंसी स्टेयर केसेस को इस्तेमाल करते हुए कम से कम वक्त में बिल्डिंग से बाहर निकल सकें। दूसरे एग्जिट साइंस हैं, लोगों की रहनुमाई के लिए होते हैं कि अगर किसी जगह इमरजेंसी इवैक्यूएशन करना पड़े लोगों को पता हो कि हमने किस रास्ते को फॉलो करते हुए उस बिल्डिंग से बाहर निकलना है। तीसरा एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट है कि आग लगने की सूरत में साफज़ारा पानी की बहुत ज़रूरत होती है कि अगर आप कंसिस्टेंट वाटर की सप्लाई हो तो आप फायर को जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। तो किस तरह आपने फायर हाइड्रेंट्स को इंस्टॉल करवाना है। फायर अलार्म सिस्टम है कि लोग दफ्तरों में काम कर रहे होते हैं, बस आग लग जाती है पता नहीं चलता, तो फायर अलार्म सिस्टम से तमाम लोगों को इंडिकेशन हो जाती है कि बिल्डिंग में किसी का आग लग गई है और आपने इमरजेंसी में यहाँ से बाहर निकलना है। फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं कि किसी भी बिल्डिंग के अंदर जो सबसे पहला आला होता है जिसकी वजह से आप आग को काबू पा सकते हैं इनिशियल स्टेज पे, वो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एड बॉक्स और एडी डिवाइस है कि अगर किसी को जख्मी होता है तो अगर मौके पे अगर अंदर ही किसी के पास ट्रेनिंग है तो फर्स्ट एड बॉक्स की मदद से उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सके। अगर कोई बंदा कार्डियक अरेस्ट में जाता है तो वो डिफिब्रिलेटर की मदद से उसको रिवाइव करने की कोशिश करे। अगला क्लियर एक्सेस एंड रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस कि जब किसी भी मेजर केस की सूरत में हम एमरजेंसी सर्विस को कॉल करते हैं, उनकी व्हीकल्स को यहाँ पे बुलाते हैं तो उस बिल्डिंग तक पहुँचने के लिए उनको क्लियर एक्सेस होनी चाहिए और बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन फ्री उनको एक रास्ता मिलना चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली अपनी गाड़ियों को प्लेस कर सकें और इफेक्टिवली रेस्क्यू ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकें। इवैक्यूएशन प्लान, असेंबली एरिया एंड ड्रिल्स ये बहुत ज़रूरी हैं कि जो बिल्डिंग के ऑक्यूपेंट्स होते हैं उनके रहनुमाई के लिए, जो बिल्डिंग के विजिटर्स होते हैं उनके रहनुमाई के लिए वहाँ पर इवैक्यूएशन प्लान्स होने चाहिए। एक डेजिग्नेटेड असेंबली एरिया हो कि उन्होंने इमरजेंसी में निकल के बाहर कहाँ इकट्ठे होना है और साथ साथ रेगुलर ड्रिल्स होनी चाहिए ताकि उनकी प्रैक्टिस और हैबिट डेवलप हो जाए कि इमरजेंसी में निकलना पड़े तो उनको पता हो कि हमने किस तरह इवैक्यूएट करना है। और आखिरी चीज़ है ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम। ऐसी बिल्डिंग्स जो कि अनअटेंडेंट होती हैं, बाज़ रात के वक्त बंद होती हैं, तो जो अनअटेंडेंट बिल्डिंग के अंदर अगर किसी वजह से फायर अरप्ट हो जाती है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑपरेट होकर उस आग को बुझा लेते हैं। तो ये 9 चीज़ें हैं जिनको मैं समझता हूँ कि आसानी से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जो भी बिल्डिंग 50 फीट से उससे बनती है ऊपर उसमें करोड़ों रुपया लगता है तो उसके अंदर लाखों की मदद से इन चीज़ों को भी इंस्टॉल किया जा सकता है। तो मुख्तसर साहब बताऊंगा
अगर हम पहले इमरजेंसी स्टेयर केस की बात करें, या आपके सामने पिक्चर है, एटलीस्ट जो रिकमेंडेड है कि हर हाई राइज बिल्डिंग के अंदर 2 एग्जिट स्टेयर केसेस होने चाहिए, और किसी बिल्डिंग का फ्लोर एरिया 6000 स्क्वायर फुट से बढ़ जाए तो उसके अंदर एक और ऐड करना चाहिए। और किसी भी अगर ऑक्यूपेंट को या किसी विजिटर को अगर इमरजेंसी में बाहर निकलना पड़े तो किसी को भी 100 फीट से ज़्यादा फासला तय न करना पड़े कि 100 फुट दौड़े तो आगे एग्जिट उसके पास मौजूद होना चाहिए। और जितनी भी एग्जिट स्केयर केसेस हैं ऑल द टाइम इल्यूमिनेट हो, उसके अंदर रोशनी हो, ताकि जब बंदा जल्दी में बाहर निकलता है तो उसके पास रहनुमाई के लिए वहाँ पर रोशनी हो, किसी किस्म उसका इंजरी ना हो सके। और जो भी उसकी स्टेयर्स के एज हैं वो राउंड शेप में होना चाहिए ताकि इंजरी के चांसेस कम से कम किए जा सकें। दूसरे एग्जिट साइंस हैं जो मैंने जिससे पहले बताया कि रहनुमाई के लिए होते हैं कि आपने किस रास्ते से बाहर निकलना है। तो जितने भी एग्जिट साइंस हैं हमेशा इल्यूमिनेटेड रखे जाते हैं ताकि ऑल द टाइम वो विजिबल रहें, या वो फ्लोरेसेंट कलर के हम लगा देते हैं, वो अंधेरे में भी चमकते हैं। और जिन जिन कॉरिडोर्स से दौड़ के लोगों ने बाहर निकलना होता है वहाँ पे भी इमरजेंसी लाइट्स होनी चाहिए ताकि अगर इन केस ऑफ फायर बिजली कट ऑफ भी हो जाती है तो इमरजेंसी लाइट्स लोगों को गाइड करने के लिए इतनी रोशनी दें कि वह बाहर निकल सके बिल्डिंग से। और उसके लेटर का साइज इतना बड़ा हो कम से कम 6 इंच का, कि वह दूर से नज़र आए। और उनको इतनी तादाद में लगाना बिल्डिंग में कि जिस जगह भी बंदा बिल्डिंग में खड़ा हो उसको एग्जिट साइन नज़र आना चाहिए। ये इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो थर्ड चीज़ थी एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट। आप सब ने देखा होगा बहुत सारी यहाँ बिल्डिंग्स में हैं, चीज़अप में जाएं, रेनबो में जाएं, बहुत जो बड़े बड़े यहाँ पे मेगा स्टोर्स हैं हर जगह इंस्टॉल्ड हैं, फैक्ट्रीज में भी हैं। ये रेड कलर का एक पिलर टाइप हाइड्रेंट होता है जिसमें 2.5 इंच के 2 आउटलेट्स होते हैं ताकि अगर इमरजेंसी व्हीकल को फायर फाइटिंग के लिए पानी चाहिए तो बजाय गाड़ी यूज़ करने के डायरेक्ट होस को इससे कपल करे और जो बिल्डिंग का अपना पानी मौजूद है उसी को यूज़ करते हुए फायर को कंट्रोल कर सके। तो इसकी जो इंस्टॉलेशन के लिए रिकमेंडेड है कि जिस रोड पे आप बिल्डिंग बना रहे हैं उस रोड से 12 फीट से ज़्यादा फासले पे नहीं होना चाहिए और उसके इर्द गिर्द 5 फुट की जगह हर वक्त खाली रहनी चाहिए ताकि ईजिली आप उसे जाके होस को कपल कर सकें और इसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकें। बाज़ दफ़ा लोग अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, नहीं पता चलता फायर अरप्ट हो गई है, तो फायर अलार्म सिस्टम ना सिर्फ स्मोक को डिटेक्ट करता है बल्कि हीट भी डिटेक्ट करके आपको फ्लैश करके या आपको ऑडिबल वॉइस की मदद से आपको अलर्ट करता है कि हमारे किसी हिस्से में आग लगी हुई है, आप यहाँ से इवैक्यूएट करें। तो दोनों तरह के बाज़ार में मिलते हैं। ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम भी है जो कंट्रोल पैनल से कंट्रोल होते हैं और मैनुअल भी हैं कि जिसको हम हमेशा एग्जिट के पास रखते हैं कि जो भी बंदा पहला उसको पता चले कि आग का वाक़या हुआ बाहर निकलना चाहता है तो उसको हाथ से पुल करके ऑपरेट कर दे और ताकि सारी बिल्डिंग के बाकी लोगों को पता चल जाए। जो अगली चीज़ है फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो बेसिक मैंने पहले बताया कि पहला जो इक्विपमेंट होता है जिसकी वजह से आप इनिशियल लेवल पे फायर को सप्रेस कर सकते हैं। तो जो रिकमेंडेड है कि कम से कम एक हर 2000 स्क्वायर फुट एरिया पे मल्टीपर्पज़ DCP फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए और उनकी तादाद इतनी हो किसी भी बंदे को अगर दौड़ के उसको लिफ्ट करके ऑपरेट करना पड़े तो उसको 75 फीट से ज़्यादा फासला न तय करना पड़े जिस साइड पे वो दौड़े। और उसकी जो रिकमेंडेड हाइट है फर्श से कि अगर उसका वज़न 40 पाउंड से कम है तो उसका ऊपर वाला हिस्सा 5.5 फुट से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए और अगर उसका वज़न 40 पाउंड से ज़्यादा है तो उसका ऊपर वाला हिस्सा 3.5 फुट से ज़्यादा फर्श से नहीं होना चाहिए ताकि आप इजीली उसको लिफ्ट कर सकें और उसको दीवार से उतार सकें। अगला फर्स्ट एड बॉक्स और एडी डिवाइस के मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एड बॉक्स हर बिल्डिंग में होना चाहिए। उसमें कुछ मिनिमम चीज़ें यहाँ पे रिकमेंड की हुई हैं कि आपने इसके अंदर लगानी है कि आप उसमें ट्रायंगुलर बैंडेज रखें, क्रेप और कॉटन बैंडेज होनी चाहिए, स्टरलाइज्ड गाज पीसेज होने चाहिए, कॉटन रोल हो, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन हो, नॉर्मल सलाइन हो, एक कैंची हो, स्टिकिंग टेप, एंटीबैक्टीरियल क्रीम, लेटेस्ट ग्लव्स और फेस मास्क। ये मिनिमम चीज़ें होनी चाहिए। अगर किसी को वहाँ पे इंजरी होती है या किसी किस्म की मेडिकल इमरजेंसी होती है तो वहाँ पे जो मौजूद ट्रेंड स्टाफ है उसी फर्स्ट एड बॉक्स का यूज़ करते उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर दे। अगर उसको शिफ्टिंग रिक्वायर्ड है तो 112 पे कॉल कर दे। सर नीचे एडी डिवाइस है, अगर वो कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है उसको फौरी रिवाइवल की ज़रूरत होती है। अब एडी डिवाइस की मदद से आप उसको करंट अप्लाई करके उसको रिवाइव करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर इन केस फायर एक्सटिंग्विशर से बढ़ जाता है आपको इमरजेंसी सर्विस का कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है।
जब दूसरे लफ्ज़ में 112 को अगर आप कॉल करते हैं तो उनकी गाड़ियों को एक क्लियर एक्सेस और ऑब्स्ट्रक्शन फ्री एक रास्ता मिलना चाहिए। तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि आप जिस भी रोड पे बिल्डिंग बनाएं उसकी विड्थ कम से कम 30 फीट हो। इससे कम विड्थ की बिल्डिंग पे आप 50 फीट जिससे ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग ना बनाएं। और उस बिल्डिंग की जो फ्रंट साइड है उस पे पहुंचने के लिए गाड़ियों का बिल्कुल क्लियर रास्ता होना चाहिए। और उसके ऊपर जो आप बिल बोर्ड्स लगा रहे हैं, पूरा यहाँ पे ट्रेंड है, बिल बोर्ड्स लगवा लेते हैं, होर्डिंग्स लगवा लेते हैं, साइन बोर्ड्स लगवा लेते हैं, इवन सेफ्टी ग्रिल्स, तो वो इस तरह ना लगवाएं कि वो फायर फाइटिंग ऑपरेशन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करें। और रिसेंट एग्जांपल मैं दूंगा, अंजुम साहब मेरे साथ है, ये मॉडल टाउन में कॉर्नर में फैक्ट्री में आग लगी थी। अब उसकी चारों तरफ विंडोज़ तो बहुत थी लेकिन सब पे वो लोहे की बड़ी मजबूत ग्रिल्स लगी हुई थी और कोई रास्ता नहीं था कि आप उसको काटे बगैर आप पानी आग पे फेंक सकें। तो उसको फिर काटने में बहुत टाइम लगा। तो ये भी देखना चाहिए कि आप वैसे ग्रिल्स ना लगाएं कि उसको एक्सेस पॉइंट बनाने में इतना टाइम लग जाए कि अंदर ज़्यादा प्रॉपर्टी लॉस हो जाए। और आखिरी चीज़ थी वैक्यूएशन प्लान, असेंबली एरिया और ड्रिल्स। ये बहुत ज़रूरी है कि हर बिल्डिंग के हर फ्लोर पे उसकी एंट्रेंस और एग्जिट पे उसका वैक्यूएशन प्लान डिस्प्ले होना चाहिए, जिस पे लोगों को गाइड किया जा रहा हो कि आपने अगर इमरजेंसी में बाहर निकलना है आपने किस रास्ते को फॉलो करना है। और इस तरह बिल्डिंग के बाहर प्रॉपर एक असेंबली एरिया होना चाहिए, डेजिग्नेटेड असेंबली एरिया हो, लोगों को पता हो बिल्डिंग से निकल के उन्हें किस जगह पे असेंबल होना है। उसकी एक काउंटिंग करना भी आसान होती है कि बिल्डिंग के अंदर कितने लोग हैं, कितने बाहर आ गए हैं, कितने अंदर बाकी हैं, ताकि उनके लिए आप रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। और आखिर में कि जो गवर्नमेंट की तरफ से है कि अगर आपकी कंप्लायंस नहीं बिल्डिंग करती, जब ओनर नहीं करते तो आप उसको सील करें। तो हम इस तरफ नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि हम मिल के ही अपनी तमाम बिल्डिंग्स को सेव करें। थैंक यू वेरी मच। रौनक हो जाऊं छठ में, चल मेले नू चलिए। ओ रौनक हो जाऊं छठ में, चल मेले नू चलिए। मल्ला कट कुड़ते दे वट में, चल मेले नू चलिए। हाय चल